कहते हैं अगर मिस्टर परफेक्शनिस्ट कोई है तो वो है गोविंद पांडे जी, जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। इसमें आपका एक सीन था जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं, आगे मंत्री जी की गाड़ी खड़ी होती है, आपको रोका जाता है, तुम आपसे आप कहते हैं कौन है, मंत्री जी आए। चौहान साहब याद कर रहे हैं आपको। चौहान साहब अभी कहाँ पे? यहीं पुल पे खड़े हैं सामने। नाम पूछते हैं, फोन करके आपके पास आया जाता है। जब वो डायलॉग आपने किया, क्या लगा था उसको करने में? तुम्हारे पिताजी हमारे पांव छुआ करते थे, भूल गए आप? तो गाड़ी हम आगे बढ़ाएं या तू पीछे कर? हम पीछे करें या अरे गाड़ी हम पीछे करवाते हैं। अब आप चिंता मत। इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया आपने, जैसे शाहरुख खान की बात करें, आमिर खान और ऋतिक रोशन, तो इन सारे स्टार्स में और भी बहुत सारे, सबसे ज़्यादा आपको मतलब प्रभावित किसने किया है? हाँ, ऋतिक जी ने किया। वो जो उनका परफेक्ट करना, शाहरुख जी का परफेक्ट करना। सर 90s के बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं और आज के टाइम की बात करूं, जमाना एकदम बदल गया। हाँ जी। आप क्या चेंज देखते हैं बॉलीवुड के अंदर कि हाँ 90s में और अब में ये डिफरेंस आ चुका है? बहुत फर्क है। स्टोरी लाइन में बहुत फर्क है। गाना, म्यूजिक वगैरह ये सब की बात करें तो वो काफी हद तक उसमें एक बची हुई थी। तो 90s के दौर में जो वैल्यूज थोड़ी सी बची हुई थी वो फिल्मों में भी बची हुई थी। अब या तो इसको आप ये कह लीजिए कि साहब कि समाज को देख के ही फिल्में बनती हैं, समाज के अंदर से ही बनती हैं, कि समाज भी अब उतना फॉरवर्ड होता जा रहा है हर लेवल पे। हाँ, आपने जब ठुकरा के मेरे प्यार सीरीज की बात करी, ये वेब सीरीज धमाकेदार अभी भी चल रही है। सारे रिकॉर्ड तोड़े। अभी भी मैं अगर कहीं मेट्रो में अगर ट्रैवल करता हूँ, अधिकतर लोगों के फोन में चलती हुई हमें दिख जाती है। उसने मुझे भी पूरे इंडिया में फेमस कर दिया, क्योंकि मैं बिहार में शूट किया, मैंने लखनऊ में किया, यूपी में किया, उत्तराखंड में किया। तो अभी तक आपने बहुत सारे रोल किए हैं सर, तो ऐसा कोई रोल जो अभी तक आपने नहीं किया और करना चाहते हैं? विलन मैंने किए, अच्छा बाप वाला भी किया, पॉजिटिव किया, ऐसे तो बहुत सारे रोल हैं। अच्छा, जब आमिर खान के साथ मूवी करी थी पीके, उसमें भी आपका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, पीके है क्या? हाँ। जब आमिर खान के साथ आपने काम किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। इस फिल्म में वो बहुत बड़ा रोल करने वाला था, मगर उन दिनों हमारी वार्ता शूट हो रही थी तो उसके चक्कर में नहीं कर पाया था। राजू ईरानी और आमिर खान जी के साथ कौन काम करना नहीं चाहे? बॉलीवुड का ऐसा कौन सा काला सच जो आप आज बताना चाहें? पैसा नहीं देना चाहते ये लोग। कैसे आप सभी? ये पॉडकास्ट जो आज आप सभी के सामने लेकर आए हैं, ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे इस पॉडकास्ट में जिन्हें आप लोग अभी तक बड़े पर्दे पर देखते थे, जिसे हम कहते हैं कि हाँ टीवी में हमने इन्हें देखा था, टीवी में इनकी बहुत सारी मूवीज हम देखते हैं, ओटीटी पर प्लेटफॉर्म पर लगातार इनकी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं। एक ऐसे एक्टर आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जिनकी जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि उनका नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं। जिसके हम बात कर रहे हैं वो जाने माने अभिनेता हैं गोविंद पांडे जी। हाल ही में उनकी वेब सीरीज आई, बहुत सारी मूवीज में काम कर चुके हैं। पीके मूवीज में भी आपने उन्हें देखा, इंस्पेक्टर का रोल किया, विलेन का रोल वो करते हैं, हर रोल में एकदम परफेक्ट। कहते हैं अगर मिस्टर परफेक्शनिस्ट कोई है तो वो है गोविंद पांडे जी, जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे गोविंद सर? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। फाइनली मूवी में देखा और आज सामने आपके साथ बैठे। सर ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग हमें करना, लोगों की बहुत डिमांड थी कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटी को लेकर आइए जाए जिसके बारे में हम जान सके, जिनकी जर्नी के बारे में पता लग सके। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि गोविंद पांडे जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, बॉलीवुड में आप कैसे आए? बॉलीवुड में तो हमने 2007 एनएसडी में जब हम लोग थे तो उसी दौरान जो है हमारे बहुत बड़े एक राइटर हैं अन्नू कपूर जी के बड़े भाई रंजीत कपूर जी, और वो थिएटर वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उनकी लज्जा, आधारशिला, ये खाकी वर्दी और बहुत अच्छी चश्मे बदूर, उसके डायलॉग वगैरह जितने सब लिखे गए, और राजकुमार संतोषी की जितनी फिल्में हैं वो सब उन्होंने लिखी, और वो थिएटर वर्ल्ड में भी उनका बहुत बड़ा नाम। तो उनकी लिखी हुई और उनकी डायरेक्शन में ऋषि कपूर जी का कमबैक था चिंटू जी फिल्म 2007 में बननी शुरू हुई थी नवंबर में। तो उसमें मुझे पहली बार चांस मिला, और तब तक मैं एनएसडी रेपेटरी कंपनी दिल्ली में ही था। तो वहीं काम करते करते उन्होंने मुझे बोल दिया था कि तू ये फलाना फलाना इंस्पेक्टर चौहान करेगा। अच्छा। तो जैसे हम लोग जुलाई में निकले तो फिर उसके बाद हमारा अगस्त सितंबर से शूटिंग शुरू हो गई पालमपुर पर, आपके हिमाचल में जी, और 2-2.5 महीने शूटिंग चली। वो मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा। तो इस तरह से आना हुआ। हाँ, हालांकि उससे पहले मुझे जी कई फिल्में मिल गई थी, मगर वो रेपेटरी की वजह से मैं नहीं कर पाया था। तो अनुभव कैसा रहा था जब हम ऑडिशन देने जाते हैं, इस लाइन के अंदर आते हैं ना, तो बहुत नर्वसनेस रहती है। जब आपने पहला ऑडिशन दिया था, जब सोचा कि हाँ मुझे एक्टर बनना है,
तब कैसा लगा आपको जब ऑडिशन देने गए? नहीं, ऑडिशन देने में कोई वैसे नहीं थी, घबराहट नहीं थी कभी भी, अच्छा। क्योंकि हम लोग एनएसडी में इतना काम कर चुके थे या बचपन से थिएटर कर रहे थे। रियाज हो तो रहा था। हाँ, वो था। हाँ, एक डर था जी। कि थिएटर में जो हम लोग एक मुंह खोल करके लाउड एक्टिंग करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ की 500 या 1000 ऑडियंस बैठी है, 2000 ऑडियंस बैठी है, कहीं कहीं पे तो 5-5 हजार ऑडियंस जी, हमें मिली थी। तो वहां तक बिगर माइक के हमें आवाज पहुंचानी है अच्छा। और एक डायमेंशन में काम करना है, आपका सामने रह करके एक्टिंग करनी है। तो वो उसमें उसमें फंसे ना रह जाएं या उसको तोड़ना है, नेचुरलिज्म की तरफ जाना है, ये एक चिंता थी। जी। शायद इसीलिए सर आपकी आवाज़ इतनी बुलंद और इतनी अच्छी है, क्योंकि वो 5000 लोगों तक बिना माइक के अपनी आवाज़ को आपने पहुंचाया हाँ, है। वो गाने का रियाज जैसे कहते हैं ना, थिएटर में एक्टर बनने के लिए हमारे गुरु लोग बोलते थे, श्री मोहन उप्रेती जी और बीएम शाह जी, जो एनएसडी के डायरेक्टर थे और एनएसडी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने राज बब्बर या इन सब लोगों को पढ़ाया है ना, आपके इरफान वगैरह जो भी सब पढ़े, उनके गुरु इस लोग, तो हमारे भी वो गुरु, और उनकी संस्था में हम काम करते थे पर्वतीय कला केंद्र में। तो वो हमको एक ही बात बोलते थे कि एक्टर बनना है। हम छोटे छोटे उस हाँ वक्त, हाँ। तो गाना बजाना सीखो। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आया कि भाई ये गाने बजाने का एक्टर बनना है, डायलॉग बोलने यार, ये करें नाचना गाना बजाना सीखो तब कंप्लीट एक्टर बनोगे। तो बाद में समझ में आया, जब एनएसडी में आ गए हाँ। तो तब समझ में आया कि एक्टर के लिए ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो वो गाने का खर्च का रियाज करने के चक्कर में ना आवाज एकदम बुलंद जी हो जी चुकी है जी आपकी। जी जी तो थिएटर से लेकर सर बॉलीवुड तक का जो सफ़र रहा, क्योंकि आपने बताया कि बॉलीवुड फिल्म तो आपको 2007 में मिली, उससे पहले, हाँ पहली फिल्म, उससे पहले आप थिएटर में बहुत सारे कर चुके हैं थिएटर्स। तो ये जो सफ़र रहा, जैसे आज की अगर मैं बात करूँ, तो आज के दौर में लोगों का कहना है कि बड़ा मुश्किल है ये सफ़र, मतलब अपने आप को बहुत प्रूव करना पड़ता है। तो वो जो समय था जब आप थिएटर कर रहे थे और बॉलीवुड में आपने शुरुआत की, वो कैसा सफ़र वो था? बहुत मुश्किल दौर था जी। आजकल क्या है ना, सबसे आसान बात एक हो गई है कि आप ईमेल पर अपनी फोटोग्राफ भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और आप जाना नहीं होता। अगर ऐड का भी या कई बारी मैचिंग के लिए वो लोग टेस्ट लेते हैं, तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि सर ये है जरा आप लीजिए भेज दीजिए, तो घर में, हाँ, या और ज़्यादातर फिल्में तो अब बगैर उसके होती हैं। बहुत कोई नया डायरेक्टर या कोई मैचिंग करना होता है कि बेटी कैसी लगेगी, बेटा कैसा लगेगा। अब पता लगा कि बेटी काली है और बाप गोरा है, या छोटी नाट्यगत की है और बाप लंबा है, माँ भी लंबी है, तो उस मैच करने के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा करते हैं, वो ऑडिशन लेते हैं या लुक टेस्ट लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर फिल्म तो नहीं होती, मगर ऐड वगैरह के लिए करना पड़ता है, क्योंकि वो मैचिंग और क्लाइंट को दिखाना होता है। तो रीज़न क्या है कि अब आसान हो गया, मगर उस दौर में तो था ही नहीं ऐसा। आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, आपको जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके पास जाना पड़ेगा। कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी। आपका फ़ोटो खिंचवाइए, पोर्टफोलियो पहले वही अब बनाना मुश्किल होता था, उसमें पैसे बहुत लगते थे। फिर उनको प्रिजर्व करके रखिए और फिर जाइए रोज़ अपना दीजिए ऑफिस जा करके, और वो भी फिर आपके कूड़े में ज़्यादातर गिरती थी फोटोग्राफ्स। पर मैं इन चीज़ों में नहीं फंसा और ना ही मेरे को ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों की, बिकॉज ऑफ एनएसडी रेपर्टरी कंपनी और ये सब जो काम किया था उसकी वजह से। एनएसडी से निकल के जब बॉलीवुड में एंट्री की, एक चकाचौंध, बड़े कैमरे, लाइट, सारी चीज अलग, बिल्कुल एनएसडी से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जब पहला रोल आपने किया, जब वो कैमरे के सामने फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, तो डायरेक्टर के पसीने आपने छिड़वाए या डायरेक्टर ने आपके पसीने छिड़ाए थे? नहीं, वो पसीने किसी के नहीं छूटे थे, क्योंकि वो रंजीत कपूर साहब खुद ही बहुत बड़े वो थे, और जिन्होंने मंगल पांडे बनाई थी वो प्रोडक्शन हाउस था, बॉबी बेदी। तो और ऋषि कपूर, प्रियांशु चटर्जी, ऐसे बड़े बड़े एक्टर थे उसमें, अनु कपूर, बहुत अच्छे। ये पंकज त्रिपाठी वगैरह सब जूनियर होते थे उस वक्त। अच्छा। तो हाँ, स्कूल से निकले थे, तो ये भी पूरी फौज है उसमें जी। इश्तियाक वगैरह, ये सब काफ़ी अच्छे एक्टर है ना, सौरभ शुक्ला जी वगैरह सब, वो तो खैर सीनियर है हमारे। हाँ। तो ये बहुत अच्छे एक्टर थे उसमें। तो उसमें किसी के कोई पसीने नहीं छूटे, मगर हाँ अंदर से हम घबराए हुए थे कि भाई रंजीत कपूर साहब को नेचुरल जो है वो डायलॉग बोलने का अंदाज या वो पसंद था। तो हम थोड़ा सा होता नहीं था उस पर कि दिखें भाई, हम अगर सामने अगर प्रियांशु है या कोई और है, महेंद्र मेवाती है या मान लो ऋषि कपूर साहब हैं, तो हम एक्टिंग करते हुए दिखें, हाथ पांव हिलाते हुए या बोलते हुए, जैसे थिएटर में होता है ना। तो वो बोलने में थोड़ा एक्सजरेशन आता था। अच्छा। होता था थोड़ा, तो उसको तोड़ना या उसको ना आए, ये लड़ाई थी उस वक्त। और कपूर साहब फिर थोड़ा सा करके बता देते थे, गोविंद नहीं थोड़ा सा और नीचे कर। मैंने कहा सर मैं तो बहुत नीचे बोल रहा हूँ। नहीं थोड़ा और नेचुरल कर, और आराम से कर।
तो वो हल्के सा बता देते थे हाँ। करके, तो हम कॉपी करके कर देते थे। फिर तो सेम टू सेम हो और फिर जाता डर था। ये लगता था, हाँ, और डर ये लगता था कि कहीं डाउन ना हो जाए, जी। ठंडा ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो ये सर अगर मैं इससे थोड़ा सा पहले जाऊं थिएटर से, बॉलीवुड से, तो बचपन की बात अगर करूं तो बचपन कैसा बीता आपका? मतलब कहते हैं कि एक बहुत मतलब शैतान बच्चा था, कैसे थे आप बचपन में? शैतान मतलब दिखता नहीं था शैतान, पर दिमाग बहुत शैतानी में घूमता था। जैसे कि हम स्कूल से भाग के फिल्म देखते थे तो पकड़े जाते थे फिर, और तो टीचर जो है वो दूसरे बच्चों को, दोस्तों को पीटते थे कि ये ले आओगा, ये है बदमाश, ये जो शरीफ है ये नहीं लेगा। मैं हम अपना इस तरह से रोने से सूरत बनाते थे। हाँ, तो वो जो है उसको मार पड़ती थी दूसरे को, हमको कम पड़ती थी, जो कि ले जब मैं जाता था, क्यों शौक मुझे था फिल्म देखने का। तो मतलब बचपन से ही था कि मुझे हीरो ही बनना है, एक्टर ही बनना है, या कभी एक्टर हीरो तो नहीं सोचा हमने, क्योंकि ये सच्चाई हमें मालूम थी कि हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारा लुक वगैरह उस तरह का नहीं है, या हम उस तरह के नहीं है। बहुत ही पतला और बहुत ही कमज़ोर था मैं उस दौरान, पर ये मन में था कि नहीं, वहाँ तक पहुँचना तो है और पहुँच के रहेंगे और काम करेंगे। वो तो था, वो तो बचपन से ही था, और पहुँचे भी, और अभी और मंजिल पानी अभी और ज़रूरत है, और आगे काम अभी करने की रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हो गया, नहीं, अभी भी बहुत ए ग्रेड की सारी फिल्में की, जी। टॉप लेवल के एक्टरों के साथ काम किया, ऋतिक जी हैं या आपके सलमान भाई के बैनर की फिल्म, जी। या शाहरुख खान जी हैं या आमिर खान जी हैं, या और भी बड़े बड़े हाँ। अच्छे अच्छे एक्टर जो हैं, सानिया मल्होत्रा हैं, या और भी सौरभ शुक्ला जी है, जो भी, या इरफान भाई हैं, जी। मनोज बाजपेयी हैं, यशपाल है, मुकेश, सब जो अच्छे ए ग्रेड के एक्टर्स हैं, इन्हीं के साथ काम किया। तो मगर अभी यह है कि नहीं, अभी और आगे जाना है, और पक्का हो जाएंगे, और अच्छी करेंगे। आने वाली जो फिल्में होंगी और आगे आने वाले जो वेब सीरीज होंगी, या आने वाले जो काम होंगे, वो और अच्छे स्ट्रोक वाले होंगे। आपके काम तो हमने बहुत देखे हैं, शानदार आपके एक्ट होता है, सब कुछ उसमें आप अपना 100% झोंकते हैं। आपकी सारी एक्टिंग में हमने ये चीज़ हमेशा देखी। जब आपने ऋतिक के साथ किया, विक्रम वेदा करके विक्रम आपकी वेदा, मूवी हाँ आई जी, थी, हाँ उसमें आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस है ऋतिक के साथ? क्योंकि एक बड़ा स्टार, फिर उसके साथ काम करना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती होंगी, तब आपको क्या लगा? मैं अगर सच बताऊं तो जितने शाहरुख जी के साथ जब काम जी। किया, वो भी परफेक्ट है अपने काम में। फैन उनके साथ 2015 में की थी, तो 4 रात हमने साथ में काम किया। तो वो कमाल आदमी है, डूबा हुआ अपने काम से, काम 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 काम, मतलब सेट पे भाई एक प्रॉब्लम है उनकी, रात को ज़्यादा काम करते हो, और मेरे सीन भी सारे वो जो उनके साथ थे वो अच्छा, रात को ही अच्छा। हुए। तो वो एक दिक्कत होती है, मुझे रात की काम करने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो रात को हम लोग आधे हो जाते हैं, या हम लोग कहते नहीं हो, हाँ, तो वो रात को जागते, जी। मगर वो काम में डूबे। मगर और उसके बाद अगर मुझे कोई नज़र आया तो वो ऋतिक साहब थे। ऋतिक अच्छे डांसर तो हैं, उनसे अच्छा कोई डांसर नहीं अभी इंडस्ट्री में, जी। और वो उतने ही वेल फोकस्ड अपने काम में। मतलब हमने इतने दुबई में हम लोग जब थे, ये फिल्म, वहाँ हमारे जितने सीन हुए थे विक्रम वेदा में, वो सब दुबई, अबू धाबी हम रुके थे, और जी, दुबई और अबू धाबी के बीच में हमारी सारी शूटिंग हुई थी। तो जितने दिन हम महीने, पौने 2 महीने करीब रहे, तो कभी भी कहीं पे भी मैंने उनको आउट ऑफ फोकस नहीं देखा। डायरेक्टर ओके कर रहा है, फिर उसके बाद लगे हुए वो मुझसे पूछने, सर आप एक अच्छा। और करेंगे? मैंने कहा, अरे मैं क्या, मतलब 4 कर दूंगा। हाँ। पर मैं भी ये सोचने में लगा हुआ था मॉनिटर में कि ये ढूंढ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये और क्या चाह रहे हैं, है अच्छा, ना। प्रीव्यू देखते थे वो कमियां। डायरेक्टर, कैमरामैन सब बोल रहे हैं इज ओके, हाँ। और मुझे भी लग रहा है सीन तो ओके हो गया। हाँ। और बार बार पुष्कर और गायत्री दोनों में अभी भी उसके जी। तमिल के बहुत अच्छे दोनों डायरेक्टर, अच्छा। हाँ, पुष्कर और गायत्री जी। हाँ। तो मगर वो बोल रहे हैं, ऋतिक आई थिंक ओके इज फाइन। मगर वो अब इतने बड़े स्टार हैं, तो उनको भी वो मौका दे रहे थे। जी। तो कहते चलो 1-2 टेक और करते हैं, हाँ 1 टेक और करते हैं। अच्छा। तो वो लगे में कर रहे हैं हाँ। ऋतिक, और अपने काम में डूबे हुए। उसके अलावा मैंने कुछ देखा नहीं उनमें, ना कोई स्ट्रेस, ना ना कुछ। ना ना कुछ नहीं, ना सामने वाले को ज्यादा तंग करते हैं, और ना अपना प्रेशर डालते हैं, हाँ। और बस वो सीन कैसे अच्छा हो। अब मैं एक कहानी बताता हूँ। जी। देखो, मैं डरा हुआ था, पहला सीन, पहला ही ऋतिक के साथ वो था। हाँ। कि वो मेरे अड्डे पे आते हैं, तो एक चमड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, गैंगस्टर सारे हैं वहाँ पर, और वो थूकने का था कि मैं पान दान मांगता हूँ। तो डायरेक्टर भी हेजिटेट कर रहे थे, और मैं तो था ही कि यार इतना मुंह भरा हुआ है पूरा, उस सीन में 5-6 पान पराग और ये पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, और
ऐसा करके मैं बात कर रहा हूँ, हाँ पूरा भरा हुआ मुंह, और उसको सीन में वो बीच में आ जाता है, तो मैं अपने गैंगस्टर जितने भी उनसे बात कर रहा हूँ वो बीच में आ जाते हैं, आप सीन देखेंगे अगर। तो मैं से बोलता पानदान लाओ, तो वो पानदान ले आता, तो उतनी बार वो जो मेरा जो सहारा था वो उठाते हैं खुद, हाँ तो उसको वो चाह रहे थे कि नहीं नहीं तुम ना इसको किसी तरह चीटिंग करके कर ले। अच्छा बड़ा मुश्किल होता है ना, जी जी इतना बड़ा बिल्कुल स्टार हो पूरा थूकना। हाँ 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 ऋतिक जी ने कहा नहीं 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 मैं करूंगा इसको, अच्छा और पूरा वो 8-10 बारी मैंने वो जो क्लोजअप के वक्त, टू शॉट के वक्त, हाँ। मास्टर में इसमें जो भी हुआ वो सीन, उतनी बारी मैंने स्पिट किया और उतनी बारी उन्होंने उठाया वो, अच्छा और अपने हाथों में वो ले रखा था हाँ। वो जो पिकदान था, जी 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 और उसमें उनको कोई मतलब ऐसा नहीं था कि जो कि अगर हम कहीं मैं नहीं कहूँगा कि आजकल के अगर बच्चों से कहेंगे तो वो नखरे करेंगे या बिल्कुल, वो ईगो रहता है। वो अलाउ नहीं करेंगे, हाँ। नहीं हम नहीं करेंगे, तो हाँ। चीट करो जी किसी और तरीके से करो जी। जी, या नीचे रख देता हूँ वहां से उठा के ले जाऊंगा ऐसा हाँ, कहेंगे, हाँ, हाँ। पर हाथ में लेके नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल। तो इतना ग्रेट एक्टर और इतना अपना 100% देते थे अच्छा वो मतलब वही मेरा ये हो गया था कि सलाम है भाई। महान है एकदम हाँ, वो काम में डूबे हुए लोग हैं ना। जी जी इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया आपने, जैसे शाहरुख खान की बात करें, आमिर खान और ऋतिक रोशन, तो इन सारे स्टार्स में और भी बहुत सारे हैं, सबसे ज़्यादा आपको मतलब प्रभावित किसने किया है? मतलब मुझे आपकी बातों से लगा कि शायद ऋतिक। अपने अपने हाँ ऋतिक जी ने किया, वो जो उनका परफेक्ट करना, शाहरुख जी का परफेक्ट करना ये, और इरफान भाई के साथ जो हिंदी मीडियम की थी तो उनके साथ बड़ा मजा आया, क्योंकि उन्होंने उनसे सीखा भी थोड़ा सा। सीखा क्या मतलब, मैं तो उनको जानता था स्कूल के टाइम से ही। 84 में वो आए थे जब, और 87 में पास आउट हुए थे, तो हम उस वक्त 12th में थे और हम तैयारी कर रहे थे एनएसजी में घुसने की। थिएटर तो करते थे बचपन से ही हम, तो मगर हमारे ग्रुप की एक भारती शर्मा जी थी जो क्षितिज ग्रुप में राजकुमार राव की टीचर रही, गुरु रही, जी जी जो मयूर विहार में अपना क्षितिज थिएटर ग्रुप भी चलाती हैं, उन्हीं की बैचमेट। तो वो हमारे ग्रुप से थी, तो हम उनके से मिलने के लिए उनके साथ, उन्हीं ग्रुप के साथ हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। अच्छा तो उस वक्त इरफान ऐसा कुछ तो था ही नहीं, और जैसे वो अभी डायलॉग बोलते हैं बड़े नॉर्मल से डायलॉग बोलते थे वो, उसी स्टाइल में जैसे फिल्मों में करते हैं। और थिएटर में उस वक्त लार्जर देन लाइफ वाला मामला था, थोड़ा सा मेलोडी, थोड़ा सा भाई तुम कैसे, वो उस वक्त भी बड़े सहजता के साथ एक्टिंग करते थे, तो हमको लगता था यार ये एक्टिंग नहीं कर रहा है यार, और कर रहे हैं यार। जो हाथ में फेंकते थे या ऊंचा ऊंचा बोलते थे, हमें लगता था ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है ना। मगर वो बड़ी सहजता के साथ उस वक्त भी काम करते थे। तो हिंदी मीडियम में जब हमने काम किया, तो मुझे वो फैक्ट्री वाला प्रिया गोल्ड का नोएडा में ही शूट हुआ था, तो उसमें था कि नहीं इसको डांटना, हर बात पे डांटना है आपको पूरे सीन में ना इसको डांटना ही है बस। जी एक सीन था जहाँ वो कहता मुझे यूरिन के लिए जाना है, तो मैं सुनता ही नहीं, मैं कहता अबे भाई तू ऐसे अभी तो तू ये 1 मिनट में इतना जाएगा, तो 1 मिनट 5,000 लगा हुए मजदूर हैं, अगर जाएंगे तो भाई कितने 3.5 मिनट जो है 3,000 3,500 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। अबे मतलब ऐसा कर खूब डांटता हूँ। तो वो जब सीन हो रहा था, अब डायलॉग वो वही दे रहे थे, मगर वो बार बार बदल के आ रहे थे। मतलब ये चीज भी मैंने सीखी उनसे कि इम्पल्सिव, वो इम्पल्सिव थे कि देखो मैकेनिकल नहीं थे वो, कि जैसे कि मैं अगर होता क्या है, ज्यादातर ये होता है कि भाई फिल्म में या सीरियल्स, फिल्म में, वेब सीरीज, जो भी अगर आप शूटिंग करने जाओ तो वहां ये बोल देते हैं कि साहब आपने ये वाला हाथ उठाया है, तो अब अगले सीन में भी, मास्टर में, क्लोजअप में, सब जगह ये होता तो यही है। हाँ मगर इरफान भाई क्या करते थे कि वो अगर ऐसे भी नहीं आया, अगर वो ऐसे आया तो ऐसे ही आएगा, हाथ तो आएगा क्योंकि मगर वो जो उस वक्त उनका इम्पल्स आ रहा है अंदर से, ऑर्गेनिक एकदम, बिल्कुल, तो इसलिए उनका वो नेचुरलिज्म दिखता था। तो फिर मैंने उनसे बात भी की 1-2 बारी, कुछ और फिल्म, मदारी उनकी फिल्म में बहुत, जब उनके बेटे का ब्लास्ट में उड़ जाते हैं तो अभी 2 मिनट वो थैले में उनका वो दे देते हैं, तो मैंने उनसे सीन के बारे में पूछा। मैंने कहा दादा वो आप सीन कैसे किया, उनकी वैनिटी और मेरी वैनिटी सामने थी, तो वो सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा। बोले यार, मैंने कहा तैयारी की थी आप दादा, प्लीज सच बताओ, क्योंकि वो बहुत प्यारा सीन किया था उन्होंने मदारी में। कि बाप जो स्कूल छोड़ के गया है, अभी 15 मिनट बाद उसकी बॉडी मिल रही है थैले में, और उसके बाद वो बाप का क्या हालत होता है ना, बिल्कुल कितना नेचुरल उन्होंने किया था। तो मैं तो हॉल में हिल गया था जब मैंने उनको देखा था, वो सीन देखा था। तो मैंने उस सीन के बारे में उनसे बात की थी, तो बोले नहीं यार नहीं, मैंने तैयारी नहीं की थी, इम्पल्स जो मिला वो करता चला गया।
जो अंदर से एकदम आया। हाँ। आज कितना मिस करते हैं आप इरफान जी को? नहीं, बहुत जल्दी चले गए, गलत हुआ। इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस उनके जाने बहुत से। लॉस हुआ। और अच्छी फिल्में या और अच्छे काम देखने को मिलते। बड़े सहज थे और बड़े प्यारे इंसान थे। पोलाइटली एकदम, कोई भी हम उनका मूवी उठा के देखते हैं, बोलने का जो लहजा था वो बहुत शानदार था हाँ, वो उनका। बिल्कुल नेचुरल जैसा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं 84 से उनको, जब उस फर्स्ट ईयर में आए थे तो मैं उनको जी। देखता था, उनके प्ले देखे थे फ्यूजिया में वगैरह, बहुत सारे प्ले जो रेपिटरी के भी जो कुछ टाइम रहे थे वो, तो वो प्ले सारे देखे थे मैंने उनके। तो वो उस वक्त भी वैसी सहजता के साथ करते थे। और जब मैंने इतने साल के बाद उनके साथ भी हिंदी मीडियम की, तो तब भी मैंने उनको महसूस किया वैसा। और एज एन को एक्टर के साथ साथ मैंने मतलब सीखा भी उनसे। जी। जी। एक ऐसे एक्टर जिनकी वाकई में अगर हम फिल्में उठाकर देखें, अगर उनकी मैंने जैसे रोग फिल्म उनकी देखी, तो मतलब उनकी एक्टिंग सर ऐसी थी कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी एक्टर को देख रही हूँ, नेचुरल था सब कुछ। जी, जी। बिल्कुल नेचुरल। अब मेरा सवाल है सर आपसे कि आपका एक सीरियल है काव्य एक जज्बा एक जुनून। हाँ, पिछले साल आता था, हाँ, पूरे पिछले साल आया। जो आया था, तो इसमें आपने गिरिराज प्रधान का रोल किया था। तो जब मैंने खुद भी इसे देखा तो उसमें आप एक मतलब बड़े एरोगेंट वाला आपका एक जो किरदार था, बड़ा एरोगेंट वाला था। तो मतलब कैसे आपने इस रोल को कैसे निभाया, कैसा उस वक्त लग रहा था? क्योंकि जितनी भी मैंने इसके एपिसोड देखे उसमें मैंने आपको गुस्से में ही देखा है। हाँ, गुस्से में भी देखा। नहीं, उसमें काफी रंग थे। उसमें कई मैं जगह डांस भी किया मैंने, कॉमेडी भी की, कई जगह वो और थोड़ा सा वो फादर था तो थोड़ा फ्लर्ट भी किया उसने। दूसरी जो लास्ट के एपिसोड्स में देखा होगा कि वो एक नेता होती है, बाद में वो उसको बहुत लेट डाउन कर देती है, खुद बन जाती है मंत्री जो है इनको हटा करके। तो वो पहले मेरी प्रेमिका होती है, तो वो ये सारे एंगल थे उसमें। तो रोल के बारे में तो ये है कि हर बार जब हमको कोई रोल मिलता है ना, तो हमारी कोशिश रहती है, चाहे वो सीरियल में हो, वेब सीरीज में हो, कि वो बिल्कुल सटीक और नेचुरल वे में जाए। अब मेरी कोशिश यही रहती है। और उसमें कोई फर्क ना हो कि टीवी या वेब सीरीज या उसमें कोई एक्टिंग में, और होती भी नहीं कोई एक्टिंग अगर दिखा जाए तो। हालांकि टीवी वालों, कई बार फिल्म वाले बोलते हैं यार टीवी का एक्टर पता नहीं क्या कर रहा, वो एक जैसा एक्सप्रेशन या एक जैसा। तो अब हमने जो तैयारी की थी, जैसा हमें डायरेक्टर ने या हमारे प्रोड्यूसर्स ने जो लाइन हमको दी उस कैरेक्टर की, तो उन्होंने बोला था कि इसके ये लेयर्स ऐसे क्या, ये गिरगिट की तरह है। ये जैसे नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होता है और होना भी चाहिए, मगर ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए रियल लाइफ में तो। पर यह है कि राजनीति में ये है कि गिरगिट जैसा तो होता है आदमी, वो चाहे पोलाइट वे में हो और चाहे वो नेगेटिव वे में हो। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आपने देखा होगा समाज में, उनकी छवियाँ बहुत खराब हुई और जेलों में भी हैं वो, और बाहुबली भी थे और बाद में ऐसे भी हुए। ये चीज़ तो मैं गलत ही मानता हूँ कि उस तरह के लोग नहीं आने चाहिए या उस तरह के लिए नहीं होना चाहिए। मगर जो रियल लाइफ में तो वही सब हमने जो है ना वो डाला कि कहीं पे वो जितने भी मैंने बताया ना कि यूपी के जो बहुत बड़े बड़े बाहुबली और बहुत नेता बन गए, तो वो कैसा रिएक्ट करते होंगे या कैसा बिहेव करते होंगे, वो कई के जगह पे वो चीज़ें डाली। कई के जगह पे देखा कि ये घर में अब होता है ना कि बाहुबली है तो इंसान ही ना। अब किसी घर में अपनी बीवी के साथ रह रहा है क्योंकि उसको नेता है, तो अपने घर परिवार को नहीं डिस्टर्ब करना है उसको, मगर पीछे गड़बड़ करना है। होते हैं वीक पॉइंट होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि नेताओं के ही होते हैं वो वीक पॉइंट, और भी समाज में सब जगह होते हैं, मेल फीमेल सब जगह होते हैं, तो इसके भी हैं। तो वहाँ वो एंगल। फिर बाद में क्या है कि ये रंग बदलने में भी है कि अभी इसने कुछ बोला है और वो नहीं हो पाया है और उसको जीतना है या जितवाना है या अपनी बातें मनवानी है, तो किस तरह से मन सकती है वो गोटी चलना। तो वो जो जितना सब कुछ था वो घालमेल कुल मिला के गिरगिट जैसा, तो वो गिरगिट डाला मैंने उसमें। सर 90s के बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं और आज के टाइम की बात करूं, जमाना एकदम बदल गया। हाँ जी। आप क्या चेंज देखते हैं बॉलीवुड के अंदर कि हाँ 90s में और अब में ये डिफरेंस आ चुका है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। स्टोरी लाइन में बहुत फर्क है। तब तक थोड़े से सोशल इश्यूज या ये कहें कि गाना म्यूजिक वगैरह ये सब की बात करें तो वो काफी हद तक उसमें एक बची हुई थी। जी। अब ऐसा नहीं रहा। अभी तो मुझे एक चीज बहुत तकलीफ दे हो रही है अभी 4-5 सालों से। अच्छा। कि हम खुद भी अगर किसी की वेब सीरीज देखते हैं या फिल्म देखते हैं,
तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड आ जाता है, डायलॉग नहीं सुनाई देते, बैलेंस ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों समझ में आ रहा। हालांकि मैं जब भी डबिंग के लिए जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ लोगों से, अब वो कौन करता है कि बीजीएम को इतना ज्यादा कर देते हैं, डायलॉग नहीं सुनाई देते, बार बार वो हम घर पे देख रहे होते हैं, वहां भी हॉल के अंदर भी वो प्रॉब्लम मैंने देखी कि कान सुनना पड़ रहा है, डायलॉग में गाने भी नहीं सुनाई दे रहे, शब्द नहीं सुनाई दे रहे। तो 90s के दौर में जो वैल्यूज थोड़ी सी बची हुई थी वो फिल्मों में भी बची हुई थी जी। अब या तो इसको आप ये कह लीजिए कि साहब कि समाज को देख के ही फिल्में बनती हैं, बिल्कुल। समाज के अंदर से ही बनती हैं, कि समाज भी अब उतना फॉरवर्ड होता जा रहा है हर लेवल पे। हाँ अब हमारा लिव इन रिलेशन को उस जमाने में बिल्कुल भी मान्यता नहीं थी जी, बिल्कुल भी, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब तो कोई नॉर्मल है, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया। बिल्कुल। अच्छा, वो जो गे की और लेस्बियन की रहने की या चलने की समाज में वो सबको फ्रीडम नहीं मान्यता मिल थी, चुकी। वो भी हो गई, मिल चुकी। तो अच्छा, दूसरी आप तो ये भी बोल दिया कि कोई अगर किसी की विमेन के साथ, किसी औरत के साथ कोई दूसरा आदमी अगर रिलेशन में रहता तो भी वो उसको केस नहीं चलेगा, होटल में पकड़ा गया तो नहीं पकड़ा जाएगा अगर वो दोनों राजी हैं तो। जी जी जी। नहीं तो पहले तो पुलिस क्या करती थी, धर लेती थी ना उठा के ले जाओ सीधा। तो वो सब कुछ मुझे लगता है कि हमारी स्टोरीज में और हमारी पटकथाओं में या हमारी फिल्मों में वो सब चीज़ें भी शायद आ गई, आएंगी। तो वो जो था वो हमारे यहाँ भी आ गया है। उस वक्त थोड़े से वैल्यूज, थोड़ी सी देशभक्ति, थोड़ी सी ये, थोड़ा सा जज्बा, थोड़ा सा वो। आज भी लोग देखते हैं ना, 90s के गाने गाने बहुत पसंद गाने करते देखो हैं, ना, शब्द एवरग्रीन। देखो ना। हम अब वही गाना है, मैं उससे भी पहले का, जी। मैं 60 के दौर का, ये हम तेरे प्यार में सारा आलम। अब देखिए साहब, अब वो मीना कुमारी साहब और राजकुमार साहब वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, हाँ अब आज भी सुनते हैं तो उस गाने को मैं रियली बता रहा हूँ, मैं भी परसों सुन रहा था, मेरे वो अंदर से रोने को हुआ मन। उन गानों की बात ही अलग थी सच में। क्या मतलब है ना, देखो रूठा ना करो। आप देखिए साहब, डायलॉग चल रहा है यार, क्या नूतन साहब और मैडम, आपने देवानंद साहब, और ये कमाल कमाल, मतलब जस्ट लाइक ए डायलॉग। हाँ और ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में कि दो प्रेमी हैं और वो कहीं है पेड़ के पास खड़े हैं या बैठे हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा। आज के गानों में वो नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, कि आप एक सेकंड में 5 ड्रेस बदल लिया आपने एक सेट पे, तो तो एक ही जगह पे लोकेशन में पूरा गाना हो जाता था। हाँ, वो नेचुरल, मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टाइलाइज जमाना था हाँ एक्टिंग का, मगर साहब गानों के लेकर के कथा, उनको लेकर के रियलिज्म के नजदीक था। बिल्कुल सर। अब धरती के पुकार को ले लें तो जितेंद्र साहब या नंदा जी की उनकी फिल्मों का अगर आप ले लीजिए तो सारे गाने देख लीजिए कितने अच्छे हैं। बात उतनी सी है कि शहर में चला गया है वकील और उसका बड़ा भाई, उसकी शादी गांव में वो तय कर दी, बड़े भाई की लॉयल्टी, सौतेले भाई हैं, कहानी वही है। जी जी। मगर साहब वो ऐसा तो था, बिल्कुल ऐसा हमारे समाज में था। हाँ तो पटकथाएं जो थी ना वो धरातल पे थी। बिल्कुल सर। अभी ये काम साउथ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, साउथ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा बॉलीवुड थोड़ा सा पीछे हो गया है, पीछे रह गया कंटेंट में वाइज मैं कहूँगा कि वो पीछे हो गए। अभी भी ना वो भाई किसी को मैं लेट डाउन करने के लिए या किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर जो सच्चाई है वो सब जानते हैं, वो है कि कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी भी। हीरो हीरोइन कि मार्केट में कौन चलेगा, वो ये बड़ा एक्टर कैसा है, वो फलाना हीरोइन कैसे, ये इसी में फंसे पड़े हैं हमारे बॉलीवुड वाले। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ तक मैंने महसूस किया कि डायरेक्टर सोचता है कि यार मैं किसी तरह से एस्टैब्लिश हो जाऊँ बड़े बड़े एक्टरों को लेकर के। एक्टर्स तो फिर एक्टर ही होते हैं, उनको तो पैसा मिल गया, वो हो गया, वो फिर उसी फ्रेम में जाकर के वही कराएंगे। जो अभी जितनी भी मैं अगर बड़े एक्टरों की फिल्मों की बात करूँ, सब साउथ के हम कॉपी देख पा रहे हैं, कॉपी भी देख पा रहे हैं, और जो आई भी तो वो नहीं चल पा रही हैं, नहीं चलेंगी। वो 100 करोड़ की है या 150, आप झूठ मूठ बोल करके कितना भी गया। छावा आई तो चली ना, हाँ या बधाई हो आई थी एक फिल्म, बधाई, उसने कंटेंट ही बदल दिया और क्या कमाल की फिल्म आई। ऐसी बहुत सारी फिल्म आई, मतलब कंतारा आई साउथ की, आप देख लीजिए। एक से भी ओल्ड लेडी की कहानी, बच्चे की कहानी, अगर साउथ की आप देखेंगे, वो हमारे उसमें है, अमेजोन वगैरह में आप देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे है वो फिल्में, आप देखेंगे साहब आप हिलेंगे नहीं।
मतलब मेरा एक खुद का पर्सनल वो है सर कि कई बार क्या होता है ना, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि पहले के ज़माने की और अब के ज़माने की, तो अगर आज भी हम लोग मैं कोई मूवी देखने के लिए बैठती हूँ तो मैं नई की तरफ तो प्रेफर ही नहीं करती, मैं वही लगाऊंगी घर की छोटी बहू। हाँ जी। क्योंकि ना सर उनमें स्टोरीज होती थी, लगता था कि कुछ है कि हाँ हाँ वही एक जगह बैठ के पूरा परिवार देखा करता था, वो तो था ही, इंतजार हुआ करता था हाँ, वो तो देखने था ही। दूसरा है कि आज भी मैं कह रहा हूँ ना, पड़ोसन मैंने पता नहीं कितनी बार देख ली, हाँ और उतना ही मजा देती वो जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले देखी थी, उतना ही मजा आज मुझे इस उम्र में इतना काम करने के बाद। मैं आपको बड़ी बताऊं, जब हम मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती हैं, एक्ट्रेस हैं, टीचर हैं वैसे, अच्छा। बबीता पांडे, तो जो है हम दोनों जब बैठते हैं तो मैं गिटार निकाल लेता हूँ, वो गाना गाती हैं, वो अच्छा गाती हैं, हाँ। तो हमारे यही चलते हैं पुराने गाने। सबसे फेवरेट कौन सा गा के आज बता दीजिए। हाँ, मतलब एक तो आवाज़ भी बहुत चाहते हैं अच्छी एक आध है अंतरा सर। आप हमें भी सुनाएं अपनी आवाज मेरे में। तो बहुत फेवरेट है सर, मैं उसकी तो लाइन नहीं दी। अच्छा। हाँ, उसकी तो आप कहीं पुराने हो या नहीं हो, आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा गाना सर जो आप पॉडकास्ट में मैडम को डेडिकेट भी करते हैं और हम भी सुनते नहीं, हैं। उनको तो मैं बार बार तंग करता हूँ कि अच्छा। एक गाना है, वो यही गाना जो था कि हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार। अब मैं अपनी मिसेज से कहता हूँ यार सुना दे, मैं गिटार बजाता हूँ, या छुपा लो यूं दिल। अब साहब वो गाती है, मैं भी गाता हूँ उनके साथ, तो ये ऐसे एक नहीं अनगिनत गाने हैं जी, जी। बहुत से गाने हैं। अब सिलसिला के गाने हैं बहुत, है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो साहब वो हम गाते हैं महफिल में, या गज़लें जी। है ना, मेहदी हसन साहब की या गुलाम अली साहब की या जगदीश सिंह साहब की, तो कभी महफिल होती है तो बाजा उठा करके हम वो भी करते हैं। कोई थिएटर में हमने वही मैंने वैसे बताया ना कि जब हमारे गुरु लोगों ने कहा कि भाई एक्टर बनना तो नाचना गाना बजाना सीखो, तो नाचना तो थोड़ा कम हुआ क्योंकि पतले पतले थे, लंबे थे तो भगा देते थे डांस सिखाने वाले, क्योंकि जोड़ा नहीं बनता था, तो उसमें थोड़ा कमजोर रह गया। बाकी फिर हमने फिर म्यूजिक तो इंडियन क्लासिकल भी सीखा, गिटार भी सीखा, और फिर बाजा भी खूब बजाया। एनएसजी में मैं 10 साल रहा, मैं रेगुलर, तो रेपिटरी कंपनी में ए ग्रेड भी रहा, तो उस दौरान मैंने लगभग नाटकों में जितने भी हुए 10 साल में, तो उसमें लगभग मेरा ही म्यूजिक होता था। अच्छा। चाहे वो है घासीराम कोतवाल हो, इंद्र सभा हो, हमारे गुरु लोगों के जितने भी बड़े बड़े प्ले थे वो रिवाइव मैंने किए, उत्तराम चरित, जिसमें 100 200 300 गाने होते थे, जी जी। जो मतलब टोटल ऑपेरेटिक फॉर्म में, या और भी नए नाटक जो हुए, तो उसमें एज एन एक्टर भी हम होते थे और म्यूजिक भी करते थे, तो लाइव भी बजाते थे और रिकॉर्डेड भी करते थे। सर लेकिन अभी जो गानों का जो सिलसिला चल रहा है, अब हम देखते हैं ना, रैप ऐड हो गए, गाने से ज्यादा लोग रैप पे फोकस करते हैं कि रैप डालेंगे तो गाना हिट होगा, तो इस पे क्या? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अरे साहब, मैं ये नहीं कहता कि जीन्स मत पहनो, हाँ, या मिडी मत पहनो, जहां जरूरत है पहनो। ट्रू। अब गोवा जाओगे तो वहां क्यों जीन्स पैंट पहन के थोड़ा, कुर्ता पजामा पहन के थोड़ा घुसोगे तुम, घूमोगे तुम, वहां तो हाफ पैंट पहन के, लड़की भी हाफ पैंट ही पहन के जाएगी, या जाना भी चाहिए, क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल सर। तो ऐसी सिचुएशन अगर फिल्म में आती है तो आप कहीं हो तो वहां आप कीजिए रैप का इस्तेमाल, मगर हर जगह बेमतलब में और अच्छे गानों के बीच में भी रैप डाल देना या उसको तोड़ करके खराब कर देना, वो ठीक नहीं, और वो किसी को अच्छे लगते भी नहीं साहब, और वो आते हैं और चले जाते हैं। हाँ। आप यंग जनरेशन की बात कर लीजिए, मैं देखता हूँ, जानता हूँ, और मैं मिलता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, अपने चाहे एक्टर्स हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो कितना भी क्लब में जाके थोड़ा सा करते हो, मगर अच्छे से जब बैठे होते हैं तो उनको वही पुराने गाने पसंद आते हैं, या जो मेलोडियस, या जो शब्दों वाले, जो अच्छे लता जी के गाने हों, या मुकेश जी के गाने हों, या रफ़ी साहब के हों, या किशोर साहब के हों, या वही गाने जो, या पापोन भी या अरिजीत भी बहुत अच्छा गाते हैं लोग, श्रेया जी बहुत अच्छा गाते हैं, हरिहरन बहुत अच्छा गाते हैं, तो इनके गाने सबको पसंद आते हैं, सबको गाते हैं, उनको सब सुनते हैं। जी जी जी। तो अभी तक आपने बहुत सारे रोल किए हैं सर, तो ऐसा कोई रोल जो अभी तक आपने नहीं किया और करना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे रोल हैं अभी। अच्छा। देखिए क्या है कि विलन मैंने किए, अच्छा बाप वाला भी किया, पॉजिटिव किया। मैं अभी इस तरह के काम किसी भी उसमें हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या वो नेगेटिव वे में हो, या वो मिड में हो, कहीं ग्रे उसमें चले जाएगा,
तो उसके कितनी भी लेयर अभी बहुत बाकी हैं जो जो मैं करना चाहता हूँ या मेरी इच्छा है उसको करने की, कि भाई भरोसा करो हम पर और यकीन करो। अभी तो निकाला ही नहीं है बाहर। अच्छा। अभी तो क्या हुआ कि डायरेक्टर ने जो कहा वही कर दिया। बिल्कुल। अब मैंने जैसे ये ठुकरा के मेरा प्यार था, तो इसमें भरोसा अपना, या विक्रम वेदा या इस तरह कटल, ये जो फिल्म में आप कटल देखेंगे तो आप कॉमेडी जोनर की फिल्म है, नेशनल अवार्ड मिला उसको अभी 2025 का बेस्ट फिल्म का। तो उसमें वो हवलदार है और बहुत कॉमेडी है उसमें, आप अगर नहीं देखिए तो देखिएगा जरूर। और विक्रम वेदा एकदम अलग से जोनर में है। अब ये जो ठुकरा के मेरा प्यार है जो, तो अब हमने अपना दागना शुरू किया। ये जो आने वाली फिल्में भी उनमें आप देखेंगे, अच्छा, जहाँ जहाँ पे एक अच्छे अच्छे शेड देखने को मिलेंगे, बढ़िया मज़ेदार काम देखने को मिलेगा। तो अभी इच्छा तो बहुत है जी, और मेरा ये रिक्वेस्ट है अपने डायरेक्टरों से, अपने प्रोड्यूसरों से, भाई अभी तक भरोसा करते रहो, आपको निराश नहीं किया, अभी तो बहुत बाकी है मेरे पास। तो सफर बहुत लंबा तय करना है। तो आपने जब ठुकरा के मेरे प्यार सीरीज की बात करी, ये वेब सीरीज धमाकेदार अभी भी चल रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़े। अभी भी मैं अगर कहीं मेट्रो में या अगर ट्रैवल करता हूँ, अधिकतर लोगों के फोन में चलती हुई हमें दिख जाती है। उसने मुझे भी पूरे इंडिया में फेमस कर दिया, क्योंकि मैं बिहार में शूट किया, मैंने लखनऊ में किया, यूपी में किया, उत्तराखंड में किया, और मैं कई जगह, अभी भी मैं द्वारका गया था। तो जो सड़क पे से लेके पूरे एयर होस्टेज प्लेन में भी गए तो उसमें भी, तो टोटल जो है उससे पहचान भी मिली, और उसको देख रहे हैं लोग और बहुत प्यार कर रहे हैं। और सब लोगों का एक ही रहता है, गांव में किसान है वो भी बोल रहा है, सर वो कब आएगी, सेकंड कब आएगा सर, कब आएगा वो सेकंड पार्ट कब आएगा। के लोग बहुत इंतजार में। हाँ, हमसे ये सवाल जरूर करते हैं हर जगह पर। इसमें आपका एक सीन था जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं, आगे मंत्री जी की गाड़ी खड़ी होती है, आपको रोका जाता है, तो आपसे आप कहते हैं कौन है, मंत्री जी आए, नाम पूछते हैं, फोन करके आपके पास आया जाता है। जब वो डायलॉग आपने किया, क्या लगा था उसको करने में? मुझे पता था ये बहुत स्ट्राइक करेगा। ये वो डायलॉग बस सुनना दोबारा चाहूंगा। वो डायलॉग वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो टुकड़े में, क्योंकि कम बोला है उसमें। जी वो आपके बस जो दो लाइन थी ना, वही सर हिट कर गई सबसे ज्यादा। हाँ, तो उस सीन को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत भी आ गई, किसी ने केस भी कर दिया। अच्छा। लखनऊ में किसी मंत्री ने जी। मंत्री जी गाड़ी पीछे करेंगे तो खैर, तो उन्होंने उसी सीन को लेकर के, और मैं जब वो कर रहा था ना, मुझे मालूम था हमारी डायरेक्टर श्रद्धा जो थी बहुत अच्छी, वो फ्री छोड़ा था उन्हें हमने कि आप कीजिए, और मुझे मालूम था कि ये हिट जाएगा। ये और एक जेल का जो सीन था, जी जेल का, वो भी डायरेक्टर ने छोड़ दिया था। वो तो आई भी नहीं था अंदर जेल बताने के लिए, तो हमने छोड़ दिया था। वो आप जेल में देखेंगे डेथ हो रही, वो पानी में मुझे जहर देके मार देते हैं। तो उससे पहले मैं कन्फेस करता हूँ कि भाई हमने अपनी बेटी के साथ ना गलत किया, उस बच्चे के साथ मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये रियल स्टोरी पे है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, ये लखनऊ साइड की ये रियल स्टोरी पे है बेस्ड। तो जैसा हमने सुना था, तो वो महसूस करता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो डायलॉग थे वो बहुत, मुझे पता था कि हिट होंगे। ये डायलॉग था, मुझे मालूम था कि नाम पॉलिटिशियन से जुड़ रहा है। हाँ, तो भाई तुम्हारे पिताजी हमारे पांव छुआ करते थे, भूल गए आप? तो गाड़ी हम आगे बढ़ाएं या तो पीछे कर? तो मुझे मालूम था कि वो होगा। बहुत हाँ, बल्कि मैं तो और भी कुछ करना चाहता था, मगर डायरेक्टर का नहीं, ठीक है इतना ही ठीक है, ज्यादा रियलिटी में आ रहे थे ज्यादा। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं ना, जब ऐसी वेब सीरीज देखते हैं, यूपी बिहार का लड़का, दिल टूटा, प्यार में धोखा मिला, कुछ नहीं करना भैया, किताबें लिया, बैठ गया, कमरा लिया, उसमें पढ़ा, साला IAS IPS ही बन के निकलता है बाहर। आज भी देख लो ना, बिहार से सबसे ज्यादा, लेकिन दिल टूटा आशिक, लगन तो लगती है ऐसी है ना। देखो, ये दो तरीके से लगन होगी जी, है ना, कि या तो एक स्वतः ही होता है कि नहीं यार मुझे कुछ बनना है। भाई मैं गरीब माँ बाप का परिवार से बच्चा हूँ, किसान का हूँ, और साहब मुझे शीर्ष पे पहुंचना है, और तो कोई तरीका है नहीं। नेता बनने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, उसमें हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मगर इसमें ये है कि अगर पढ़ाई ढंग से कर ली और अगर लग के कर लिया 4-5 साल, तो
पक्का ये है कि कहीं ना कुछ तो क्रैक कर लेंगे। बिल्कुल। तो रास्ता हम बेचारे गरीब लोगों के लिए, किसानों के, हम भी तो किसान फैमिली से, उत्तराखंड से निकले, हम सब लोग वही, तो हम लोगों के पास पढ़ाई के अलावा कोई और चारा है ही नहीं। हाँ। अब उसका किसी को स्वतः ही ज्ञान हो जाता है या किसी का जब दिल टूटता है दिल टूट के ठोकर लग जाती है। ठोकर लगती है, वो चाहे किसी भी प्रकार से लगे, कोई गुरु लगा दे या माँ बाप लगा दे, हाँ। या कोई चाचा ताऊ लगा दे, या कोई दोस्त लगा दे, या प्रेम की वजह से हो जाए कि अच्छा नहीं पाया, इससे भी ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा जी। छोटा हूं ना मैं, हाँ। बड़ा बन के दिखाता हूँ। तो उसको वो पाया जा सकता है। अब जो पाया जा सकता है तो उसको पाने की कोशिश करता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मैं कह दूं साहब कि नहीं मैं जा करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। वो तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ रह के तो पॉसिबल नहीं है, वो तो वहां जाना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। तो ये काम पॉसिबल है, मतलब दायरे में है वो। हाँ। वो मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के दायरे में, कि अगर भैया पढ़ोगे लिखोगे मेहनत खुद करोगे तो वो सुविधाएं तो हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल। कि अगर गरीब से गरीब भी अगर पढ़ना चाहे तो उसको आज वो पढ़ सकता है। जी। कोई ऐसा रोल सर, कहते हैं ना कि हम जब काम करना शुरू करते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई रोल ऐसा है कि आपको मिला, फिर आपने सोचा कि यार ये मैं कहाँ फंस गया है, ये तो नहीं हो पाएगा? हाँ हुआ ना, एक थिएटर में हुआ था 2002 में, जाने मन एक प्ले था, वो उसके हिजड़ों की लाइफ पे था वो प्ले, जिससे मैं फेमस हुआ पूरी इंडिया में। और उसकी कॉस्ट्यूम की थी भानु अथैया जी ने। भानु अथैया मतलब जिनको गांधी के लिए ऑस्कर मिला था सत्यजीत रे से भी पहले, इंडिया का पहला ऑस्कर मिला था उनको कॉस्ट्यूम के लिए, गांधी के लिए। और वो तीसरी मंजिल से, राज कपूर जी के तीसरी मंजिल फिल्म से यहाँ लगान तक 600 फिल्में कर चुकी थी वो। अच्छा। और 600 में से 400-500 जो फिल्में थी उनकी सुपर हिट थी वो उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, ऑस्कर विनर, ऑस्कर की मेंबर भी, वो आई थी बॉम्बे से यहाँ हमारा, उन्होंने कॉस्ट्यूम किया था वो। तो उसमें वामन केंद्रे हमारे जो डायरेक्टर सोसाइटी के मेंबर थे तो वो आए थे, तो बॉम्बे की लैंग्वेज थी उसमें ईच वीच वाली। तो उसमें वो नसीर और परेश रावल जी के लिए ये लिखा गया था, ये आपका नाटक जाने मन। अच्छा। और बॉम्बे के भेंडी बाजार और ये जो हिजड़ों की जगह है वहाँ पर, बड़ी खतरनाक जगह है, वहाँ 4 साल रह करके वो लिखा गया था नाटक। अच्छा। और वो उनके लिए लिखा गया था। तो ये 8वां ड्राफ्ट था, वो 2002 में लेके आए थे। ओके। तो वो जब मुझे 24 दिन लगे उसके कास्टिंग में, पहले दिन ही साड़ी और वो पहना के हमको बिठा दिया। अब मैं औरत तो कभी बनने का सोच ही नहीं सकता था उस वक्त, आज तो हम बन गए उसके बाद कई बारी, मगर उस दौर में तो ऐसा था कि सब कुछ मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, मगर औरत नहीं बनूंगा। जिस दिन पहले वो साड़ी और पेटीकोट हमारे पुराने एक्टर्स की जो थी उनकी पहनाई गई हमको, कि नहीं वैसा फील करने के लिए, पहले दिन रीडिंग में ही पहना दिए। मतलब एक्टरों को 26 एक्टर थे तो उनको बोल दिया भाई सब साड़ी और ब्लाउज पहनाओ इनको। शायद डायरेक्टर ये देखना चाह रहा होगा ये भी कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा, ये भी होगा। तो मुझे था कि मैं तो म्यूजिक कर दूंगा, गुंडा वंडा बन जाऊंगा, कहाँ है औरत बनना हमारे बस की नहीं है। 24 दिन इम्प्रोवाइजेशन चली, रीडिंग चली, सब कुछ हुआ, सुबह से लेकर रात तक चलता था। NSD जॉब में थे हम लोग और सीनियर हो गए थे उस वक्त तक। जब 24 दिन कास्टिंग हुई, इतनी लंबी कास्टिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी कि 24 दिन, 24वें दिन कास्टिंग हुई। और डायरेक्टर बड़ा परेशान था, वामन केंद्रे जी, और रेपेटरी परेशान थी कि भाई ये हो रहा था कि नसीर और इनको बुला के किया जाए, सेकंड कास्ट इनमें से किसी को रख लेंगे। तो जब 24वें दिन कास्टिंग हुई और लिख के सबको बोला गया अपना अपनी कास्टिंग खुद करो और ये करो, बड़ा मतलब बड़ा ट्रीट साइकोलॉजिकल वो चल रहा था पूरा, रीडिंग चल रही थी। हमने तो लिख दिया म्यूजिक है गुंडा नीचे। अच्छा। और सबसे लास्ट में जो मेरा नाम आया, पहले से वो गुंडे से आया, अनाउंस हुआ 24 दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद। मैंने कहा गुंडा भी चला गया यार। मैंने कहा चल को दूसरा रोल मिलेगा, दूसरा को, तीसरा, छोटे से शुरू हुआ सबसे, फिर वो बड़ा, फिर बड़ा 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 बड़ा, मैंने कहा सब रोल चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो म्यूजिक करूंगा इसलिए मेरा होगा ही नहीं नाम। लास्ट में देखा तो नज्जो उसमें जो था मेन लीड, वो आपको मिला। वो मुझे जो नसीर के लिए लिखा गया था, नसीर करने वाले थे या वो फोकस में थे। तो और सब लोग मुझे लड्डू खिला रहे थे और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने कहा मेरा, और दूसरे दिन मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साउथी थे तो उनको बोला भी, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा भाई, ये ईच बीच लैंग्वेज नहीं पढ़ी जा रही है वो भाई मेरे से, ये बेइज्जती हो जाएगी यार, मुझे निकाल देंगे रेपेटरी, मेरे भूखे बच्चा है, बेइज्जती में बर्बाद हो जाऊंगा भाई। ये औरत वारत तो ये हिजड़ विजड़े का काम नहीं होगा भाई मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैं डिप्रेशन में, और मैं घर पे 2 पैक लगा के अपनी बीवी से कह रहा हूँ यार अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, मैं खत्म हो गया भाई, मेरे से ये रोल होगा नहीं, अब निकाल दिया जाऊंगा, एज एन एक्टर टूटूंगा
और ये रोल होगा नहीं, एनएसडी में पूरे मंडे हाउस में बदनामी हो जाएगी और मुझे निकाल भी दिया जाएगा, तू खत्म। मगर साहब वामन केंद्रे जी ने जो हमको 4 दिन मेरे को ही रगड़ा एक डायलॉग पर, उस जोन में मुझे पहुंचा दिया उसने, वामन केंद्रे जी ने, उन्हीं की देन थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद फिर सेकंड लीड को पकड़ा, ब्रजेश एक थे उनको, फिर इसे थर्ड को, फिर टिकम जोशी, फिर ये धीरे धीरे पूरे 2.5 महीने वो प्रिपेयर हुआ। फिर उस बीच में हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या कितने हिजड़ों से मिले और क्या क्या, मतलब टीवी पे मैं कई जगह बोला भी मगर मैं बता भी नहीं सकता। वो बहुत ही डीप औरत बनने के लिए क्या क्या हमने नहीं किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट नहीं किए। उस नाटक ने फिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में फेमस किया। मैं उसकी आपको फोटो दिखाता हूँ जी, तो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये भी ऐसा भी होता है क्या। और जिसने देखा, परेश रावल जी ने देखा था वो बॉम्बे में, ए के हेंगल साहब, फारूक शेख साहब, उस वक्त सब हैं, ए के हेंगल जिंदा थे उस वक्त जी, है ना, दिनेश ठाकुर जी, MM सत्यू और श्री राम लागू पूना में मेरे से मिलने के लिए आए व्हील चेयर पे और रो रहे थे। चंडीगढ़ आलूवालिया चंडीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। मतलब उसकी हमको इतनी, आज भी याद है लोगों को, पूरी इंडस्ट्री को याद है। ईला रोड कितनी बार आई ईला रोड हमारे पास वो लेकर के कि आप जो है, मैं 2 बार आया हूँ गोविंद से मिलने। मतलब सब आशुतोष राणा, ये जितने भी हमारे उस दौर के जितने भी लोग थे, वो सब उस नाटक को देखने, पूरी इंडस्ट्री आए जब बॉम्बे में हुआ। और वो आज भी याद किया जाता है वो नाटक। मैं उसकी आपको वो दिखाता हूँ फोटोग्राफ जी जी, आपको बहुत आनंद आएगा। ये बॉम्बे टाइम्स की ही फोटोग्राफ्स। बिल्कुल आपने उसको करा, ये देखिए शानदार। और देखिए दूसरा और दिखाता हूँ, दूसरा गेटअप भी ये देखिए। इस तरह हम 6 सेकंड में साड़ी बदलना सीख गए थे। ये लास्ट का सीक्वेंस था, वो ओपनिंग का सीक्वेंस। तो इस तरह से हम 20 सेकंड में हम पूरी अपनी ड्रेस बदल लेते थे। मतलब इतना औरत बना दिया था, एक्सपर्ट कर दिया, चेंज कर और वो उससे फिर बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे हिंदुस्तान में। आज भी लोग याद करते हैं उसको। तभी तो सर, तो उस वक्त मुझे वो आपकी बात जो थी कि आप तो कह रहे हैं कि पछतावा, मैं तो था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, टर्निंग पॉइंट आप पर अब हाँ, फिर वामन मान लिया लोगों ने। हाँ। उससे पहले म्यूजिक वाला है, गाना में जाता है, म्यूजिक करता है, ये करता है, एक्टर है, जो कि रोल में बहुत कर चुका था। उससे पहले भी बहुत सारे रोल कर चुका था, मेन लीड में कर चुका था, पीके पर्वत इलाके में कर चुका था, और जगह कर चुका था, एनएसडी में भी कर चुका था। मगर वो कहते हैं ना कि आप मानते नहीं लोग। इस नाटक से फिर थिएटर के लोगों ने माना। अच्छा, जब आमिर खान के साथ मूवी करी थी पीके, उसमें भी आपका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, पीके है क्या। हाँ। जब आमिर खान के साथ आपने काम किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आमिर खान जो काम करते हैं वो बहुत कम एक तो मूवीज आती है उनकी, और सारी मूवीज सुपर हिट जाती है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आमिर खान के साथ? बहुत बढ़िया। इस फिल्म में वो बहुत बड़ा रोल करने वाला था, मगर उन दिनों हमारी वार्ता शूट हो रही थी तो उसके चक्कर में नहीं कर पाया था। दोबारा मुझ पर आया था कि नहीं, एसोसिएट का फोन आया कि भाई नहीं आप जो है इस फिल्म को एक रोल है, ज़्यादा दिन, 1 दिन का काम है या 2 दिन का, आप आइए दिल्ली। मैं बॉम्बे एक रावी सीरियल था वो कर रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने कोई पैसे की बात नहीं, मैंने हाँ मैं आऊँगा, क्योंकि वो रोल छूट चुका था मुझसे। मुकेश छावड़ा बहुत नाराज भी हुआ था, उसकी कास्टिंग थी उसमें। तो अब मैं क्या करता, वो क्लाइमेक्स में फंसा हुआ था बात आज की। तो एसोसिएट ने हमारे डायरेक्टर से बात की, उन्होंने नहीं छोड़ सकते। तो फिर खैर वो मिला। तो उसके बाद आमिर जी आए, तो आमिर जी ने तो रोक करके मुझसे बात की। फिर राजू जी ईरानी ने बताया कि नहीं आप ये वाला रोल करने वाले थे, इन्होंने नहीं किया। तब मुझे कहा क्यों नहीं किया आपने? मैंने कहा सर वो वाता एक फिल्म थी, उसके क्लाइमेक्स में फंसे हुए थे हम लोग, और डायरेक्टर ने नहीं छोड़ा सर। तो अब मुझे मौका मिला तो मैंने हाँ किया सर, और मैं तो आपके साथ काम। और राजू ईरानी और आमिर खान जी के साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा? सबका सपना रहता है। हाँ, और चाहेंगे जो बड़ा से बड़ा रोल मिले। हालांकि आमिर जी ने मुझसे वादा किया था उस फिल्म के दौरान कि यू आर ए वेरी गुड एक्टर, यू वर्क विद। तो मुझे उन्होंने फिर वो लाल सिंह चड्ढा में बुलाया था बहुत अच्छी पेमेंट में, पर फिर उसमें ये हुआ कि उन्होंने डेट बदल दी और मैंने फिर नहीं कर पाया। अच्छा। बबली बंटी बबली 2 में फंसा हुआ था मैं। जी जी। तो उन्होंने डेट चेंज करी, मैंने नहीं। अच्छा। तो मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो ब्लॉक करके रखा था उनका। तो उन दिनों 4-5 मेरी फिल्में एक साथ चल रही थी, तो उन्होंने जो डेट ली थी उसको 2 बार इन्होंने बदल दिया। अब इधर शूटिंग छोड़ करके कैसे मैं वहां जाता, जो कि मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं चले जाऊंगा, पंजाब में शूट हो रहा था। जी जी। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका, आमिर जी का। और वो
अच्छे एक्टर तो हैं ही बिल्कुल और अच्छे इंसान भी हैं वो। बिल्कुल। तो जब आपको कोई फिल्म ऑफर होती है सर, तो क्या देखते हैं आप? किरदार देखते हैं, कहानी देखते हैं या डायरेक्टर देखते हैं? पहले तो रोल देखते हैं कि ये प्राइमरी कैरेक्टर है या कैसा है, फिर उस रोल में पैसा क्या मिल रहा है। और ज़्यादातर तो डायरेक्टर पहले से ही तो हमारे वो चूज़ नहीं होती, क्योंकि और वो करना भी नहीं चाहिए हमें। अगर मैंने जैसे अब ये कटहल है तो इसमें यशोवर्धन जो थे वो बहुत छोटी उम्र के थे, आपकी उम्र के थे। अच्छा तो साहब वो जब बन रही थी फिल्म तभी मैंने उनको बोला था। जी अभी अगर यशोवर्धन जी आप अगर सुन रहे हो या मेरे को एक्टर, तो मैंने इनको सेट पे बोला था ये फिल्म आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगी और आपको खूब हिट करेगी, मैंने बोल दिया था। जी क्योंकि वो सबसे छोटी उम्र का, अगर मैं कहूँ को डायरेक्टर, मुझे एक बैंड बाजा बरात में मनीष शर्मा मिले थे और उसके बाद मुझे एक ये मिले, अच्छा बाकी सब बड़ी एज के मिलते थे। मगर साहब वो उतना ही अच्छा काम कर रहे थे, कमाल की बात। यशो ने वो फिल्म पहले ही शूट कर ली थी और वो उनको उतना ही बधा नपातुला काम चाहिए था। रघुवीर यादव भी थे उसमें, विजय राज भी थे उसमें, सानिया मल्होत्रा थी, नेहा थी, और भी बहुत अच्छे एक्टर, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर उसमें थे, है ना, नम्रता थी, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हमारे एनएसडी के और भी लोग थे उसमें। तो मगर साहब किसी को भी उन्होंने नहीं नहीं सर, मेरा भी मन करता था थोड़ा सा ही कर दो, नहीं नहीं सर इतना ही चाहिए बस बस, नहीं सर बस बस बस। तो अब वो इतना परिपक्व डायरेक्टर, अब मैंने सुना है कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है अभी। अच्छा और नेशनल अवार्ड भी मिल गया कटहल। जी 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 तो इसलिए डायरेक्टर तो कोई भी हो, अगर उसको मिली फिल्म तो इसका मतलब उसमें कुछ बात तो है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी अपने 20-25 करोड़ या मिनिमम या 50 करोड़ या 60 करोड़ या जो भी है और भी ज्यादा वो नहीं लगाता कोई। सर इंडस्ट्री की जब पहली सैलरी मिली कितनी थी और कहाँ खर्च करी? जो पहली जो मेरी फिल्म थी हाँ तो उसमें हमको लमसम मिला था करीब करीब 1-1.25 लाख रुपया, अच्छा पूरे 2-2.5 महीने का। जी तो घर पे ही खर्च किया जी। घर पे ही, ये मयूरी विहार जो घर था जी, जी। खुद ही खरीदा था। हाँ मैं तो शादी भी खुद ही अपने आप के, सारे काम अपने आप की जिंदगी में, जो कि मैं बहुत अच्छे घर से था, मगर मेरे पिताजी उस वक्त बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो भाई बहन सब अपनी अपनी जिंदगी में हो गए थे, तो मैं बहुत छोटा था, सबसे छोटा। तो जब तक मेरा नंबर आया तो जब तक मेरे पिताजी काफी जी। बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। मेरे अच्छा। सबसे बड़े भाई मुझसे जो है लगा लीजिए कि 18 साल बड़े, अच्छा तो इतनी उम्र में थे वो, तो सब काम खुद ही करने पड़े। तो आपने कभी प्यार किया? क्योंकि आपकी जो ठुकरा के मेरा प्यार जो सीरीज आई उसमें हमने देखा आप तो अगेंस्ट रहे, आपने रियल लाइफ में प्यार किया? बिल्कुल किया जी। अच्छा। और वो नसीब नहीं हुआ। हाँ। 12 साल गजल गाई वाह। केंद्र में। कौन सी गजल सबसे ज्यादा गाई उस प्यार को याद करके? देखो जी, जो उसका मूड होता था ना उस हिसाब से, जब वो नाराज रहती थी तो या दुखी रहती थी या उसका कुछ कहा नहीं कभी 12 साल। हाँ क्योंकि होता क्या था कि उसकी बड़ी बहन भी साथ में है, हाँ। पापा भी उस ग्रुप में है। अब ये वरुण बडोला, उनकी सिस्टर पिंकी अलका बडोला, हाँ। वो भी हमारे ग्रुप से थी, है ना। बडोला जी उनके जितने बड़े जर्नलिस्ट, वो उनके पापा जो है वो भी बड़े बड़े, वीरेंद्र नागपाल जी बड़े अच्छे अच्छे एक्टर, जी। सुनिधि चौहान के पिताजी दुष्यंत चौहान, है ना। सुनिधि तो हमारी गोद में छोटी सी बच्ची थी उस वक्त। हाँ। तो जब कभी घर जाते थे तो हमें दिखती थी वो फ्राक में, छोटी सी बहुत, है ना। इधर डीसीएम के पास रहते थे, वहीं जॉब करते थे उसके पापा, और शाम को थिएटर करने आते थे। भंवर लाल जी, मतलब ग्रेट ग्रेट लोग उस वक्त, है ना। तो उस वक्त और हमारा बहुत सुंदर, ये भारती शर्मा जी मैं बताना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ग्रुप। वन्या जोशी, है ना, काकुल जोशी, मतलब जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे, उनकी बहू जी, जी। अमेरिका में प्रोफेसर है वो अभी। तो उस जमाने में 86 में 84 में वो जीन्स पहननी, मतलब समझ रहे हो, इतनी हाई फाई और इतने बढ़िया और इतनी सुंदर। मगर हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि हम किसी को भी गलत नजर से देखें। हमारा ग्रुप बहुत साफ सुथरा। मगर जब हम बड़े हुए कॉलेज तक पहुंचे, मैं तो 8th क्लास में था जब वो ग्रुप में आया था, तो कोपलें तो फूटती है ना, बिल्कुल। है ना, तो मन में तरंगे उठते। मगर आप हिम्मत नहीं कहने की, ना आगे ना कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, कैसे हम किससे कहते हैं हम तुझे प्यार करते हैं। पर वो गजल गा के ही हम लोग अपने तो वो गजल एक बार सुनाई ना, कौन सी अब थी? मान लिया कि कभी वो नाराज भी, तो क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, मेरे दिन साहब की। या कभी बहुत खुश हुए तो जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से,
देखो बादल कहाँ आज बरसे जुल्फ। वाह तो शानदार। इस तरह की चीजें, पर कहा नहीं कभी, जी जी। कहा नहीं नहीं नहीं। और फिर 93 में मेरे ब्रदर की शादी हुई रांची में, तो मेरी भाभी जो है वो धोनी की मुंह बोली बहन है। अच्छा। और धोनी तो उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते, धोनी कोई कोई मतलब ही नहीं था उस जमाने में। तो इनके एक भाई भी हैं कुछ एक, जी जी। जिसका जिक्र ये लोग नहीं करते। तो वो उसने जूते तो निकाले थे, ऐसा था। तो वहाँ शादी हो रही थी, सारे ग्रुप के लोग गए हुए थे, वो नहीं गई थी जिनके लिए गजल गाई थी। तो ये, और तो मेरी वाइफ जो आज है वो थी। अच्छा। भाई की शादी हो रही इधर, और उस वक्त नक्सलवाद था वहाँ, तो वो हमसे बोला गया कि नहीं साहब, आपने इस कंपाउंड से बाहर नहीं जाएंगे कोई। तो रात को सब कुछ कर कुरा करके, और 1-1.5 पैक भी लगा रखा था चोरी छिपे से ना, है ना, कि किसी बड़े को पता ना लगे, दोस्तों के साथ। तो पूरा ग्रुप गया था, पूरी ट्रेन भर के गई थी, पूरी 1-1.5 डब्बा पूरा भर के गया था यहाँ से रांची। तो वहां बोल दिया ऐसे सबके सामने, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, शादी करोगी सबके सामने, सबसे बड़े बड़े भाई, मेरे से बड़े भाई की शादी हो रही है, और उधर पूरे रिश्तेदार, गांव के बड़े बुजुर्ग, सब लोगों के सामने, शादी करोगी? तो सब, इसका कोई लफड़ा है, इसका कोई चक्कर है, हमें पता था ऐसा। तो दोस्त तो थी वो, उनको भी पता था ये, तो अच्छी दोस्त थी। फिर दूसरे दिन सुबह बोली तुम ट्रेन में आते हो कि तुम सीरियस थे? मैंने कहा हाँ मैं सीरियस हूँ। तो बताओ, मैंने कहा 1 हफ्ते में सोच के बात करते हैं। फिर तो फिर धीरे धीरे फिर वो पता लगा कि वो तो दूर के रिलेशन, मेरी भांजी निकल आई गांव के हिसाब से। अच्छा। तो फिर वो गोत्र का और दूध का चक्कर नहीं हुआ, तो शादी हो गई। शादी हो गई। मेरी माँ के नैनियाल की तरफ जी से। जी जी जी। तो इस तरह से जो है, मतलब आपकी जर्नी भी मतलब लाइफ की प्यार के इर्द गिर्द ही घूमी है। हाँ नहीं, वो मन तो आज भी उछलता है जी, मगर कभी गलत नहीं जाते। हाँ, फिर वही रहता है, प्रेम अच्छा, प्रेम। तो कभी किसी ने प्रपोज किया सामने से आके? हाँ किया था, कॉलेज के ज़माने में, MA जब मैं कर रहा था। उन्होंने भी PhD के लिए मैंने PhD में दाखिला ले लिया था असगर बजाज साहब के और अशोक चौधरी के अंडर में, तो उसने भी ले लिया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छा। हाँ, मेरा ध्यान तो कहीं और चल रहा, दिल और दिमाग तो कहीं और ही हाँ, था। थिएटर में था, और वन साइडेड हम उनको जी चाहते जी थे, जी जी। जो थी मोहतरमा। तो उनके घर के लोग भी वहाँ वहीं थे, जी तो ये था जी। जी। एक सवाल सर, बॉलीवुड में अगर हम सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें, तो सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए किस तरह का माहौल है? स्पेशली अगर मैं पेमेंट की बात करूं, रिस्पेक्ट की बात करूं, तो किस तरह का माहौल है? जहाँ तक रही मैं अपनी बात करूँ तो रिस्पेक्ट तो मिल जाता है, क्योंकि हमारा काम अच्छा रहता है, व्यवहार अच्छा रहता है। पर पैसे देने में आनाकानी करते हैं, वो फिर लेने पड़ते हैं, मांगना पड़ता है। क्योंकि ये बात सच है हमारी इंडस्ट्री में कि आज अगर अमित जी पैसा ना मांगे और या उस तरह से पेश ना आए प्रोफेशनल तरीके से, तो उनको भी पैसा नहीं देंगे। और ऐसा हुआ है, आप हर किसी भी एक्टर से पूछ लीजिए, हर किसी के साथ ये हुआ कि उस फिल्म के शुरुआती दौर में साहब, अक्षय कुमार के साथ भी हुआ, तो वो तो उन्होंने खुद ही वो बता रहे थे कि जब मुझे पैसा नहीं दिया एक प्रोड्यूसर, वो फिल्म चल बन गई, मुझे थोड़ा सा टोकन अमाउंट दिया था, फिर 1-1.25 लाख रुपए में फिल्म की थी उन्होंने, वो खुद ही बताते हैं, यूट्यूब पे होगी शायद वो क्लिपिंग। तो फिर हॉकी लेके गया, मैंने उनके घर जा करके उसका सारा कुछ तोड़ ताड़ दिया, उसने पैसे नहीं दिए थे। अब वो तो ब्लैक बेल्ट है भाई। और वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। वो हमारा मिजाज वो नहीं है। पर ये है कि पैसा तो मांगना पड़ता है जी। बिल्कुल सर। हाँ, फिर उतने फिर भी नहीं मिलते जितने हमको मिलने चाहिए। अच्छा सर, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। जी, जी। क्रिकेट पसंद है? हाँ हाँ, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? धोनी है, सचिन जी है। धोनी तो आपके घर के हो गए। हाँ, सुनील गावस्कर से है ना। अगर आपको रोल मिले कि हाँ इस क्रिकेटर की बायोपिक करनी होगी, तो कौन सा होगा आपका कि हाँ मैं इसकी जरूर करूंगा? कपिल देव वगैरह के कर पाऊंगा मुझे ज्यादा, या रवि शास्त्री। रवि शास्त्री। हाँ, क्योंकि उनका रिजेंबल और उनके बॉडी वो शायद मिलेगा मेरे से। तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में आपको कहाँ लगता है कि हाँ अभी ये कमी है? रियल लाइफ में तो ये कि मुझे बहुत सारे अच्छे रोल करने हैं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ड्रीम कहाँ तक है अभी?
मतलब कहता रहा हूँ कि आपके टॉप में पहुंचने की है कि कैरेक्टर रोल में, हाँ। हीरो के नहीं, हीरो जी। विलन के उसमें जा सकता हूँ मैं, भयंकर काम कर सकता हूँ, या कैरेक्टर में भी बहुत अच्छे काम करता हूँ। मतलब यही नहीं कि जो मैंने ये भी किए लोग रोल, प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये देखेंगे ये कॉमेडी करा, कॉमेडी वाले रोल दे देंगे, पुलिस वाला करा पुलिस, अरे नहीं भाई, फेस वैल्यू का। मैं विलन किया तो काफी विलन ही दे देंगे। हाँ। अरे साहब, मैंने धड़क में अच्छा वाला बाप भी किया भाई, है ना, और थिएटर में भी किया और सीरियल्स में भी किए, कई पॉजिटिव रोल किए। तो ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव भी कर सकता हूँ या पुलिस वाला ही कर सकता हूँ या ग्रे ही कर सकता हूँ, नहीं साहब, मैं नॉर्मल भी कर सकता हूँ। यार तुम मुझे एक बार परखो तो सही। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ यही बड़ी प्रॉब्लम। अब जैसा मैं दिख रहा हूँ, अब मैं अभी आपको अपनी क्लिपिंग या अभी फोटोग्राफ दिखाता हूँ, आप नहीं जज कर पाएंगे कि यार ये ऐसा भी लग सकता है। नानक शाह फकीर में अगर देखेंगे तो वो वली कंधारी 16वीं सेंचुरी का बाबा फकीर है ना, तो वो वैसा भी रोल कर सकते हैं हम, लार्जर देन लाइफ वाले रोल भी कर सकते हैं हम, माइथो भी कर सकते हैं। और आपके आज के बिल्कुल कंटेम्प्रेरी, बिल्कुल रियलिज्म में जो अगर कोई आता है रियल से गरीब, अब मुझे कह देते कई बार, नहीं सर आपके ना, आप कहीं से गरीब नजर नहीं आते। अरे मैंने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, आप करवाओ तो सही एक बार। अब यही बोले नहीं साहब आप बहुत शरीफ से दिख रहे। अबे भाई तुम गेटअप मेरे, और अब तो मैं इतना कर चुका हूँ, देख तो लो। चलो हमारी बात मत मानो, थिएटर की बात मत मानो, जो तुम्हारी फिल्मों में वेब सीरीज वो तो देख लो। बिल्कुल। तो जब हम वो शेड दे सकते हैं क्या और नहीं दे सकते? बेसिकली क्या है ना कि एक्टर के बारे में धारणा बना लेते हैं हमारे यहाँ, कास्टिंग वाले खासकर, और डायरेक्टर, नहीं यार वही जोनर चाहिए, यार वही जोनर चाहिए, हाँ अच्छा जब वो अच्छा ये जोनर चाहिए और इसको बुला लो, ये जोनर। अरे जो एक्टर है, मैं शब्द बोल रहा हूँ कि जो सचमुच में एक्टर है तो वो कुछ भी कर लेगा। बिल्कुल। अब ये बात सच है कि भाई मैं ऋतिक की तरह डांस नहीं कर सकता। आप तुम कहोगे साहब की डांसर, वो वहां मैं खुद ही कह रहा हूं कि भाई वो जॉनर नहीं है मेरा। कैरेक्टर रोल के लिए अगर तुम जहां जिधर भी ले जाओगे उधर निकल जाएंगे, उधर बह जाएंगे हम, प्ले कर सकते। हाँ। और मैं तो कह रहा हूं, अभी मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि भाइयों मेरी शक्ल पे मत जाया करो, मैं दिखता कुछ हूं करता कुछ हूं और बहुत कुछ कर सकता हूं मैं, यही लिमिट नहीं है मेरी, मैं उसी के लिए तड़प रहा हूं, आजमाओ तो सही। कौन से ऐसे 2 डायलॉग हैं जो आप अलग अलग अंदाज में आज करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ व्यूअर्स वो देख पाए। देखिए ये तो मैंने सोचा नहीं इस तरह का कोई कि मैं क्या बोलना चाहूंगा कि, और मैंने सही बताऊं तो अभी आप कहेंगे तो मैं रिकॉल करके वो कुछ ना कुछ बोल दूंगा, पर मैंने उसके बारे में सोचा नहीं या मेरे माइंड में नहीं है अभी ऐसा। एक प्ले था हमारा ताजमहल का टेंडर, उसमें ये था कि ये दुनिया जो है ना, ये बिजनेसमैन मतलब गुप्ता, तो उसमें ये था कि लगा दे आग, इस दुनिया को गुप्ता ही चलाते आए हैं और गुप्ता ही चलाते जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये गुप्ता थे, हैं और रहेंगे। अब अगर इसको मैं कहूं कि आज के अगर नेचुरल, तो उसने बोला कि अरे भाई इस दुनिया को हमेशा ना पूंजीपति ही चलाते आए हैं, गुप्ता ही चलाते आए हैं और चलाते रहे। राजा महाराजाओं के मुंशी भी कायस्थ लोग हुआ करते थे, बढ़िया ही हुआ करते थे, जो संभालते थे उनकी संपदा, और आज भी जितने भी हैं वो पूंजीपति ही संभाले हैं पूरे बागडोर। तो गुप्ता थे, गुप्ता है और गुप्ता ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि एक डायलॉग के अलग बोल रहा हूँ कि वो रहने भी चाहिए, क्योंकि आज हमारा अगर हम चाइना को बताएंगे, चाइना पूंजीवाद से सोशलवाद से नहीं निकला सर, ये गलतफहमी सोशल वालों, ये जो समाजवाद का जो ढकोसला पीटते हो वो पिट गया, जहां से चला था वहीं पिट गया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई 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 समाजवाद का कोई ये जो बातें करते हैं या बेकार की बातें, देखिए अमेरिका भी उसी से आगे बढ़ा, जापान भी उसी से आगे बढ़ा बिजनेस करके और काम करके, और चाइना भी उसी से आगे बढ़ा।
तो चाइना भी घर घर बिजनेस हो रहा है। तो आज पूरे वर्ल्ड पे राज किया हुआ है सर। बिल्कुल। मैं अभी लंदन जब शूटिंग के लिए गया था, 2 महीने रहा, तो मैं जितने भी मॉल्स में जाता था, जितने भी शॉप में जाता था, मेरे बेटे की शादी होने वाली थी, तो मैं उनसे बोला कि साहब मुझे ना यूरोपियन मेड चाहिए। तो पहली बात तो मिला ही नहीं कहीं, सारी जगह यूरोप में जो है आपका चाइना मेड, चाइना मेड, चाइना मेड, चाइना मेड। अब वो सस्ता, अब जो चाइना मेड 5 पाउंड का मिल रहा है, वही यूरोपियन मेड जो है वो 25 पाउंड का या 35 पाउंड का मिल रहा है, सेम चीज 7 गुना महंगा यूरोप में। तो कितना कैप्चर कर चुका है चाइना बिल्कुल पूरे वर्ल्ड की मार्केट को, उसके बगैर कोई काम ही नहीं। तो किस लिए हुआ भाई? वहां समाजवादी को ढकोसला पीटते ना, तो वो आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। अमेरिका भी घबराता है उससे टक्कर लेने के लिए, और स्पेस में अपना स्पेस सेंटर बना करके अपनी दुनिया अलग बसाने के चक्कर में चाइना वो वहां पहुंच गया। तो वो पहुंच गया पूंजीवाद की वजह से, या बिजनेस की वजह से, या घर घर में रोजगार की वजह से। और वो हमारे हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है, जो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, घर घर में बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो। गवर्नमेंट कितने जॉब दे देगी? 140 करोड़ हो गए, कितने दे देगी? कंपनियां कितना? अपना स्टार्टअप करो ना, अपना काम करो ना, चाहे कुछ भी करो। मैं कह रहा हूँ खाकरा फाकरा बनाओ, इसलिए गुजराती आगे निकल जाते हैं ना, या बढ़िया आगे निकल जाते हैं। धंधा करना है, धंधा करें, जंगल में हट गई छोटी सी खोखा बना लेंगे। और केदारनाथ में हमारे गढ़वाल में देखिए मारवाड़ी घुसे हुए, एक सरदार घुसे हुए करते हैं वो, करना होता है ना, कर रही है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसलिए डायलॉग मुझे लगता है कि वो नेगेटिव पॉइंट से भी ठीक है और पॉजिटिव पॉइंट से भी ठीक है। शूटिंग में जब ब्रेक मिलता है तो उस दौरान क्या करते हैं? वो जो समय रहता है तो उस दौरान क्या करते हैं? वो डिपेंड करता है कि मूड कैसा रहता है। अगर कोई बहुत टफ सीन होता है, तो पैथेटिक अगर कोई सीन है, तो फिर तो पकड़ के रखते हैं अपना मूड, और उसमें कोशिश करते हैं उसी में रहे। या कोई सीरियस सीन होता है ना, जब उसको करना होता है, और तैयारी पूरी करके तो उसी जोनर में रहते हैं। और जब पता लगता है कि नहीं, कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का है, या एनीवे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो फिर तो शैतानी होती रहती है कि वैनिटी की दूसरी वैनिटी में किसी एक्ट्रेस के पास चले गए, एक्टर के पास चले गए, तो गपशप। पर्दे के पीछे कोई ऐसा किस्सा जो पर्दे के पीछे और इमोशनल आपको कर गया हो? कोई ऐसा किस्सा पर्दे के पीछे का? हाँ, ऐसे तो बहुत दफ़े हुआ है, बहुत दफ़े हुआ है। जब अक्सर जब कोई एक शूटिंग ख़त्म होती है एक लंबे शेड्यूल के बाद, तो उस वक्त जो वहाँ के एक्टरों के साथ, या वहाँ डायरेक्टर के साथ, या कैमरामैन के साथ, या एक वो बन जाता है, रैपो बन जाती है। और कई बार क्या होता है कि यूनिट आपको इतनी अच्छी मिल जाती है ना, तो फिर आपके आंसू निकलते हैं, या उससे बिछड़ने का दर्द होता है। तो जब आप, जैसे कटल के दौरान मुझे हुआ कि यार एक टीम बहुत अच्छी थी, या मैं लंदन में था तो वहाँ पे लगा कि यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। या थिएटर में होता था ऐसा कि यार एक नाटक ख़त्म हो गया, अब दूसरा, तो वहाँ या किसी अच्छे साथी, जो अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं कई बार, तो उनका कहता है यार ये जल्दी ख़त्म हो गया यार, कुछ टाइम और करते। तो ये तो महसूस होता है। इंडस्ट्री में कोई ऐसा इंसान मिला आपको कि आप आज तक भी कहते हैं कि नहीं, वो इंसान था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ समझा कर गया है मुझे? कोई ऐसा इंसान? नहीं, ऐसे तो नहीं मिले, पर हाँ, मैंने जितने भी बड़े एक्टर हैं इनसे कुछ ना कुछ लिया है। मैं सही बताऊं तो जितने भी बड़े एक्टरों के साथ मैं जब भी काम करता हूँ, ये मेन स्ट्रीम के जितने भी, चाहे सलमान भाई हो चाहे कोई भी हो, तो मैं सामने से ना उनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, बिल्कुल नीचे नखून से लेके ऊपर तक। वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या थॉट चल रहा है। तो मैं वहाँ पर ना, बेशक उनका को एक्टर होता हूँ, मगर मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। तो उन्हीं चीज़ों से ही मैं अपने रास्ते तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि चाहे छोटा एक्टर हो, चाहे बड़ा एक्टर हो, चाहे वो बहुत फेमस हो, चाहे वो ए ग्रेड का हो, चाहे सलमान भाई हो, चाहे ऋतिक जी हो, सबको ना ईमानदारी चाहिए। बिल्कुल। और ये हमारे थिएटर में बोलते थे, हमको सिखाते हो, इसको साफ रखो, इसको साफ रखो। हमें समझ नहीं आ रहा, दिल को साफ रखो, क्या क्या कोई साबुन लेके साफ करें यार इसको। तो वो इसलिए बोला जाता था, और कई लोग हंसते हैं, अरे यार नहीं कोई इसका दिल साफ। अरे नहीं भाई, वो इसलिए कि जब हम इसको साफ रखते हैं ना, तो हम आपकी बात को समझ रहे होते हैं, को एक्टर की बात को समझ रहे होते हैं, जबरदस्ती आपके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे होते हैं, अपनी बात थोप नहीं रहे होते हैं, या और आपको बात सुन रहे होते हैं डायरेक्टर की या राइटर की बात, तो उसको सुन करके उस कैरेक्टर को कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऋतिक जी ने वो पीकदान उठाया, अगर वो ये सोचते कि
ऋतिक रोशन, मैं ये तो छोटे एक्टर का मैं यार करो जैसे करना, शूट करना, मैं तो नहीं करूँगा। ऐसा कह सकते थे वो, ऐसा कर सकते थे, मगर नहीं। मैंने ऐसे टीवी में या ऐसे कई जगहों पे ऐसे नखरे या ऐसे लड़के लड़कियां देखे हैं जी, कि जो एसी नहीं चल रहा तो उसी में ही बवाल कर रहे हैं, उसी में ही काम रुका हुआ है। या मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं मैं ये नहीं करूंगी, मैं वैसा नहीं करूंगी, या ऐसा नहीं करूंगा, उस पर अटक जाते हैं। अगर जमीन पे बैठने का, अब हमारे लिए तो कहीं नहीं, आप जमीन का कीचड़ में बिठा दो, अगर सीन है तो हम बैठेंगे कीचड़ में, जी, गटर में भी उतारोगे उतर जाएंगे। बिल्कुल सर। हम तो कहते हैं काम दो ना, बस हम करते हैं साहब। सर आखिर में एक रैपिड फायर और फिर एक लास्ट क्वेश्चन से इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। जी जी। पहली क्रश फिल्मी या रियल? क्रश आपकी फिल्मी थी या रियल? रियल। शूटिंग के दौरान सबसे अजीब खाना आपने क्या खाया? जब फॉरेन में थे तो वहां पर कुछ अलग प्रकार की डिशेस थी जो हमको समझ में नहीं आती थी। अगर एक्टिंग ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता, जॉब तो लग चुकी थी दूरदर्शन वगैरह में। अच्छा, 3 शब्दों में अपनी स्ट्रगल लाइफ बताइए। स्ट्रगल रहा किया बहुत, पर जैसे कहते हैं ना कि बदतर वाली हालत में नहीं किया स्ट्रगल। अच्छा, शयन गति हुई कछुए की तरह थिएटर में आपने को इतना, थिएटर में ही सबसे ज्यादा मैंने हाँ, स्ट्रगल किया। हाँ, एक स्ट्रगल मैं कहूंगा कि वो मेरी लाइफ में है भयंकर, कि बच्चों से दूर रहना पड़ा। 10 साल से मैं अलग ही, ज्यादातर मेरा समय जो है वो अकेले बीतता है। इरफान खान का सबसे प्यारा गुण कौन सा था? उनका जो इम्पल्सिव एक्टिंग करना और सहजता के साथ करना। जानवी कपूर की सबसे क्यूट आदत कौन सी लगी आपको? बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत प्यारी बच्ची है, सॉफ्ट स्पोकन है। अक्षय कुमार से क्या सीखा? भाई बहुत ही दिलदार आदमी है, बहुत ही मजेदार आदमी है, मस्ती के साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या देखी कि जैसे लंदन में हम थे जब ये मिशन रंजीगंज कर रहे थे, तो जैसे शॉट में नहीं हूँ और हम भी नहीं है, चलो भाई खेलते हैं। अच्छा, तो क्रिकेट खेल रहे हैं और बोल रहे कि चलो जो मुझे आउट करेगा 10 पाउंड दूंगा। ऐसे करके उन्होंने कम से कम 1000-2000 पाउंड बांट दिए जी। और लड़के बड़े खुश कि किसी ने 10 पाउंड, किसी ने 20 पाउंड, किसी ने 50 पाउंड, किसी ने 100 पाउंड कमाए, और वो खेल रहे हैं और हैंड टू हैंड देते जा रहे हैं। उनके सेक्रेटरी और टीम उनके साथ में देती जा रही। बात ये नहीं कि वो पैसे दे रहे हैं, बात ये कि वो रोज खेलते थे, मतलब जी। और जैसे टीवी में बोलते हुए दिखाई देते ना, मैंने रियल में देखा उनको। मैंने वहाँ पृथ्वीराज उनके साथ की, हाँ, और उनके साथ ये मिशन रानीगंज की। हाँ। बहुत अच्छी फिल्म है वो, बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने। मिशन रानीगंज रियल स्टोरी पे है, हाँ। कोल माइन के ऊपर। तो उसमें गिल साहब का उन्होंने जो रोल किया है सरदार, वो बहुत अच्छा किया। और आपको रियली बता रहा हूँ कि वो बस फालतू बातें करने नहीं बैठते। वो जब भी देखा मैंने उनको, चलो भाई ओए बैठो, ओए चलो खेलते। तो मौज मस्ती वाली। हाँ, पॉजिटिव, और हर किसी और दूसरे को भी दे रहे हो कुछ। जी, यंग बच्चों खेलो कूदो, जैसे वो बोलते रहते ना कि एक्सरसाइज करो, तो वो रियल लाइफ में भी ऐसा करते रहते। और गोविंद पांडे जी की अगर मैं बात करूं तो गोविंद पांडे जी का अपना सिग्नेचर डायलॉग या पंच लाइन क्या है? यार किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, बस ईमानदारी से चलते रहो, जिंदगी शानदार रहेगी। हाँ, सच बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड का ऐसा कौन सा काला सच जो आप आज बताना चाहें? पैसा नहीं देना चाहते ये लोग। मेरा कहना इतना ही है कि यार भाइयों, बड़े एक्टरों को तो तुम दे देते हो, घर जाके देते हो, नाक रगड़ के देते हो। जो दूसरे कैरेक्टर भी काम करते हैं उनको भी बड़ी इज्जत के साथ और उनके मुताबिक पैसा दे दिया करो। बहुत मजा आया सर ये पॉडकास्ट आपके साथ करके, और जिस तरह से आपकी शुरुआत, आपने क्या कुछ किया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप पहुंचे, बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया, हमें इंटरेस्ट आया आपको सुन के। अभी तक आपकी मूवीज देखी, सीरीज देखा, सामने से देखा। थैंक यू सो मच आप आए। थैंक यू।